हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा भारतीय संविधान का विकास का दूसरा पॉइंट है, पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि काफ़ी कंपटीशन के अकॉर्डिंग काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये एक्ट क्यों लाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट लाने का एक कारण था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो उसमें कुछ कमियां थी। तो वो कमियां दूर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट का नाम जो है वो विलियम पिट द यंगर, जो कि ब्रिटेन के राजा थे, उनके नाम पर बनाया गया था। अब इसमें क्या हुआ कि दोहरा शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई। कौन सी व्यवस्था? दोहरा शासन, जिसमें एक शासन तो कंपनी का होता था, दोहरा शासन लगाया गया तो कंपनी और जो ब्रिटिश सरकार थी उनके बीच विभाजित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार, तो ये चीज इन्होंने लागू कर दी। और इसमें क्या किया, इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अधिकार अधिक थे और कंपनी के अधिकार कम कर दिए गए। तो इसके अधिकार कम कर दिए गए और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अधिकार अधिक कर दिए गए। अब इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी वही अंतिम अधिकार प्रदान था उसी को। अगर कोई भी फैसला लेना है तो ब्रिटिश सरकार ही अंतिम फैसला लेती थी इस पर। अब इन्होंने दो काम किए। पहला तो इन्होंने इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हम नियंत्रण परिषद बोलते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई इन्होंने। और दूसरा बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे बोलते हैं निदेशक मंडल। ये निदेशक मंडल और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसे बोलते हैं नियंत्रण परिषद। तो इन्होंने ये चीज बनाई। अब इसमें क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी उसका उस वो देखता था, उसी के जरिए ब्रिटिश सरकार भारत पे निगरानी रखती थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी वो कंपनी के अधिकार होते थे उसके अंदर। इन्होंने क्या किया कि इसमें सबसे पहले इन्होंने ये किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी वो डायरेक्ट संपर्क रखती थी ब्रिटिश सरकार से, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किससे कंप्लीट रखती थी? कंपनी से। तो इन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी उसको सबसे ज्यादा अधिकार प्रदान थे। तो इन्होंने सबसे पहले दोहरी व्यवस्था में कंपनी और ब्रिटिश सरकार में कर दिया। इन्होंने राजनीतिक जो मामले होते थे, भारत के अंदर जो राजनीतिक मामले होते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखती थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। और जो व्यापारिक मामले थे वो अभी भी ब्रिटिश कंपनी के अधीन थे। तो जो व्यापार करना होता था या कुछ भी, वो अधिकार दे दिए गए कंपनी को। तो इसके बाद तो जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल परिषद थी, इसके द्वारा जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में सैनिक वगैरह के मामले, कौन कौन से? सैनिक हो गया, ब्रिटिश सरकार सैनिक मामले, असैनिक मामले, या फिर राजस्व संबंधी जितने मामले थे, असैनिक और राजस्व संबंधी, तो ये सारे मामले कौन देखने लगा? ब्रिटिश सरकार। लेकिन जो कंपनी के अधिकार थे, यानी कि राजस्व संबंधी के अलावा जो व्यवसायिक मामले थे वो अभी भी कंपनी के पास ही थे। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1770 की तरह ही 73 की तरह ही बस रखा गया। बस इसमें क्योंकि 1773 में उन्होंने विनियमित कर दिए थे कंपनी को अधिकार, लेकिन तब कंपनी पावरफुल थी। लेकिन इस एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार पावर में आ गई और जो कंपनी थे उसके अधिकार कम हो गए। इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल है उसी को भारत में स्थित जितनी ब्रिटिश फौजें थी उनका मुख्य सेनापति बना दिया, और जो व्यवसायिक मामले थे वो कंपनी को दे दिए। इस कानून के द्वारा जो प्रशासनिक ढांचा है उसका निर्माण किया गया। इसी के द्वारा जो आगे तक चलते रहे, मतलब समय समय पर भी ये चार्टर एक्ट भी लाते रहे। लेकिन इसी रूल के तहत 1857 ईस्वी तक इनका राज्य चलता रहा भारत के अंदर। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो जान लेते हैं। प्रावधान से पहले एक पॉइंट और आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे। तो जो इनकी परिषद थी, नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसमें करीब 6 लोग थे। कितने लोग थे? 6 लोग। इसमें पहला था, जो फर्स्ट व्यक्ति था उसका नाम था राज्य सचिव, जिसे हम क्या बोलते हैं? राज्य सचिव, यानी कि अध्यक्ष था। राज्य सचिव, अध्यक्ष। ठीक। अध्यक्ष के बाद जो दूसरा है, बोर्ड अध्यक्ष हो गया, और दूसरा हो गया आपका राजकोष का चांसलर। ये चांसलर होता था, और राजकोष चांसलर बोलते हैं इसको।
राजकोष चांसलर। और थर्ड पॉइंट आ गया 4 प्रिवी 4 प्रिवी पार्षद हुआ करते थे। तो ये तो हो गई किसकी बात कि जी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये 6 लोगों की सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी। अब इसके प्रावधान देख लेते हैं। तो इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहला था कि जितने भी नागरिक मामले थे, तो जितने भी नागरिक हैं और सैन्य अधिकारी होते थे भारत के अंदर और ब्रिटेन में भी, उनको अपनी संपत्ति का खुलासा उनके शामिल होने के बाद, मतलब जैसे ही जो नागरिक या फिर सैन्य अधिकारी होते थे वो भारत और ब्रिटेन में शामिल होते थे, उसी में उनको अपना संपत्ति का खुलासा 2 महीने के भीतर ही करना होता था कि मेरे पास कितनी संपत्ति है कितनी नहीं। इसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद 4 सदस्यीय हुआ करती थी 1773 में। 1773 में कितनी सदस्य ताकत दी गई थी 4 लोगों की। लेकिन अब उसकी ताकत घटा के कितने सदस्य तक कर दी 3 सदस्यों तक। लेकिन उन 3 सदस्यों में भी एक सदस्य ब्रिटिश क्राउन की सेना का कमांडर इन चीफ हुआ करता था। ये बना दिया था उन्होंने उस टाइम पे। लेकिन गवर्नर जनरल को आखिरी वीटो पावर दी गई थी। अब वीटो पावर का आप मतलब जानते ही हैं कि वीटो पावर का है कि अगर कोई भी चीज कंपनी लागू करेगी या फिर भारत में कुछ भी लागू होगा तो लास्ट जो फैसला होगा वो गवर्नर जनरल का होगा। गवर्नर जनरल चाहे तो उस फैसले को पारित भी कर सकता है और चाहे तो अपने पास भी रख सकता है सुरक्षित। तो ये वीटो पावर दी गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि जो ये एक्ट प्रावधान हुआ उसके बाद जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी ही मेन हो गई। तो ये क्या हो गई मेन, क्योंकि इसके बाद जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये दोनों किसके अधीन चली गई बंगाल प्रेसिडेंसी। तो कलकत्ता ही सर्वोसर्वा हो गया, यानी कि सारे फैसले जो लिए जाने लगे वो कलकत्ता से लिए जाने लगे। अब गवर्नर जनरल के बाद इसमें आती है बात कि इसके बाद क्या प्रावधान या इसकी क्या की पॉइंट्स हैं। तो इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं कि इस एक्ट में सबसे पहले भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि भारत में जितनी संपत्ति थी उसका खुलासा कितने दिन में करना होता था 2 महीने के भीतर ही। तो इसीलिए जो विलियम बेंटिक वगैरह जब भारत से बाहर वापस जाते थे तो उन्हें 2 महीने में अपनी संपत्ति के बारे में ब्यौरा देना होता था। दूसरा इसमें पॉइंट लिया गया था कि जो कंपनी थी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चली गई थी। अब कंपनी में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो ब्रिटिश सरकार ही लेती थी, लेकिन दोहरा शासन था कि जो कंपनी है वो व्यापारिक मामले देखेगी और ब्रिटिश सरकार राजनीतिक मामले देखेगी। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट दिया कि भारतीय क्षेत्रों के जो नागरिक हुआ करते थे और सैन्य प्रशासन में वो ब्रिटिश काउंट के अधिकार की स्थापना करते थे। तो भारतीय क्षेत्र के नागरिक और जो उनका सैनिक प्रशासन था जो पहले कंपनी के अधीन था वो टोटल किसके अधिकार चला गया ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश राजा के अंदर। और वो कौन थे विलियम पिट द यंगर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था द पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये इंडिया में लागू हुआ था इसलिए इसका नाम रखा गया था पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन इसमें एक चीज और छोड़ी गई थी कि जो वाणिज्यिक गतिविधियां थी वो कंपनी के एकाधिकार में ही थी। अब इसके बाद लास्ट देख लेते हैं कि इसमें कमियां क्या हैं। तो इस एक्ट की कमियां ये हैं कि जो गवर्नर जनरल था अब वो दो स्वामी के अंदर आ गया था। पहला ब्रिटिश सरकार और दूसरी कौन सी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसे दो जगह सेवा करनी पड़ती थी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं मानता तो दिक्कत आती और ब्रिटिश क्राउन की बात नहीं मानता तो भी दिक्कत आती। ये सबसे बड़ी इसकी फेलियर में या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी कमी है या फिर ये फेलियर में गिना गया। क्योंकि फिर इसके बाद नए एक्ट इसके चार्टर्ड एक्ट वगैरह बनाए गए उनमें सुधार करने के लिए, तो चार्टर एक्ट वगैरह बनाए गए थे। तो ये चीजें आती हैं। इसके बाद बात आती है दूसरा पॉइंट है कि नियंत्रण बोर्ड जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनकी जिम्मेदारियां भी कोई स्पष्ट नहीं थी। इसमें कई चीजें ऐसी थी जो प्रॉपर तरीके से स्पष्ट नहीं थी कि गवर्नर जनरल को कितनी सीमाएं दी गई हैं या कितनी सीमा उसे उसे काम करना है। इन चीजों में दिक्कत आई थी। उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसे अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता था, तुरंत और मौके पर ही निर्णय लेने पड़ते थे। क्योंकि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी इनकी कोई जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं की गई थी, इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम आई थी। तो ये था आज का हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।